नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ बात करना चाहूँगा हाल ही की घटनाओं पे, जो कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले एक महीने के अंतर्गत बीती हैं। चाहे वो गौरी लंकेश की हत्या हो, चाहे पेट्रोल के दाम आसमान छूते हों, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे साक्षी महाराज के द्वारा प्रेमियों के अरेस्ट करने की बात हो, चाहे योगी गवर्नमेंट द्वारा जो इन्होंने किसान कर्जा माफ़ी की है उसके बारे में हो, और भी बहुत सारी बातें हैं, उन सब के बारे में हम बात करना चाहेंगे। शुरुआत करना चाहूँगा गौरी लंकेश की हत्या से। चाहे वो किसी ने भी की हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी का हक है। अगर जिस तरीके से मुझे बोलने का हक है, उसी तरीके से हर इंसान को बोलने का हक है, और उसके दिल की बात है। वो चाहे किसी को अच्छी लगे या चाहे बुरी, लेकिन किसी को जान से मार देना बिल्कुल कायरता है। और जहाँ तक सुनने में आया, जहाँ तक उसके प्रीवियस अगर हम हिस्ट्री देखें, तो वो ख़ास तौर पे आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ लिखती थी। और जहाँ तक मैं कहूँगा, वो आरएसएस या बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो दकियानूसी और दोगलेपन के ख़िलाफ़ लिखती थी। जो समाज में फैली बुराइयाँ हैं, जो जातिवाद है, जो नक्सलवाद है, इनके ख़िलाफ़ लिखते थे। और हर वो इंसान जो जातिवाद और ब्राह्मणवाद और इन चीज़ों के बारे में सोचता है और उसके खिलाफ लिखता है, उन कुरीतियों के खिलाफ लिखता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी के खिलाफ हो जाता है। ऐसा बीजेपी को लगता है, जो कि पक्का सबूत है कि एक्चुअल में ऐसा ही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक दोगली पार्टी है। ओके, शुरू करते हैं मोदी साहब के साथ। जहाँ तक दोगली पार्टी की बात है, और मोदी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, भारत के। और जब आप एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपको पार्टी से ऊपर उठकर पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के रूल्स या हाई कोर्ट ने जो रिसेंटली कहा है उसको सोचें, राम रहीम वाले केस के बाद उन्होंने साफ बोला है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना कि बीजेपी के। ये हाई कोर्ट का संदेश है, हाई कोर्ट का मैसेज है। ये तो खैर हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भले ही वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए। वो अभी भी पार्टी राजनीति से ऊपर उठ नहीं पाए। वो हमेशा रैली मोड में हैं और हमेशा जो मर्जी हो जाए वो 60 साल 70 साल कांग्रेस के ही बुराइयां गिनाते रहेंगे। फिलहाल आज उन पे बात नहीं कर रहे, आज हम इनके दोगलेपन और जो एक्चुअल में इस समय चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पेट्रोल, गैस, ये सब जो हैं प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल तो रिसेंटली मुंबई में 80 रुपये पहुँच चुका है। जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात है, सब्सिडी घटाते, टैक्स बढ़ाते 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 वो भी 800 को पहुँच चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही बीजेपी पार्टी है जो यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह के सरकार में, जब पेट्रोल का भाव 1 रुपये भी बढ़ता था तो धरनों पे बैठती थी और बहुत बड़े बड़े धरने देती थी, यहाँ तक कि तख्तियाँ लेकर बैठ जाते थे। और जबकि उस समय जो क्रूड ऑयल था, जो कच्चा तेल था, वो उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $146 मैक्सिमम गई है। और अगर आप 10 साल यूपी का देखें तो वो 100 की एवरेज है ही, $100 पर बैरल। लेकिन जो मैक्सिमम था 146 था, कभी वो 126 तक भी आया है, 110 भी आया है। मैं फिर भी एक मोटा मोटा एवरेज आपको बता रहा हूँ, $100 मिनिमम थी। उस समय पेट्रोल 68, 69 और 70 तक पहुंचा था। तो स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, यहाँ तक कि मोदी गवर्नमेंट के मंत्री और यहाँ तक कि खुद मोदी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। यूट्यूब पे उनकी क्लिप्स अभी भी अवेलेबल हैं कि जनता परेशान है, बहुत हुई जनता की मार, एंड ऐसे स्लोगन्स दे रहे थे। मोदी साहब की गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अपने अप डाउन गए हैं, इसमें मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहाँ भी उन्होंने मुंह फाड़ कर बोला मेरा नसीब अच्छा है, अगर मोदी का नसीब देश के काम आ रहा है तो क्यों नहीं, पैसे बचने चाहिए, नहीं बचने चाहिए। ये भी भाषण उनका यूट्यूब पे अवेलेबल है। और पिछले 3 साल में जो लोएस्ट कीमत गई है क्रूड ऑयल की, वो $26 पे गई है। अब सोचिए,
146 146 से $26 मिनिमम थी। फिर वो एवरेज जो 3 साल में रहा है वो 40-45 रहा है। रिसेंटली वो 52 पे पहुंची है और आज के डेट में क्रूड ऑयल की जो रेट है वो $53 पर बैरल है। 146 पे हमें मिल रहा था 70 रुपये में, और अब जब क्रूड ऑयल की कीमत $53 है, मोदी साहब की गवर्नमेंट, चाहे वो जिस तरीके से मर्जी आपको खेलें, आपको समझाएं, लेकिन एक सीधी सीधी बात है कि अब पेट्रोल 80 रुपये तक पहुंच चुका है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? अब अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी हेड हैं, बड़े उनके इंटरनेट पे और ट्विटर पे वो पोस्ट कर रहे हैं कि जो पेट्रोलों की कीमत बढ़ रही है, ये पैसा गरीबों की सहायता में जा रहा है, ये देश की तरक्की में जा रहा है, और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय रीजंस हैं मूल्य बढ़ने के। और यही लोग यूपीए की गवर्नमेंट में कह रहे थे कि ये तो सरकार नाकाम है, ये किसी काम की नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पे नहीं जाऊंगा, मैं सरकार अच्छी है बुरी है पे नहीं जाऊंगा, पर एक बेसिक मैथमेटिक्स अगर देखी जाए, और अगर आप चौथी या पांचवी के स्टूडेंट से पूछें, जब कीमत $146 थी उस समय पेट्रोल 70 रुपये का मिल रहा था, अब कीमत $52 की है, उस हिसाब से कितने का मिलना चाहिए? नंबर 1, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जनता बेवकूफ़ है जो बार बार बेवकूफ़ बनती जा रही है। इसके लिए मैं मोदी साहब को सलाम दूंगा। मोदी साहब बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन थे, इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं हरियाणा में, उनके अध्यक्षों के बच्चे लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी साहब उस पर कुछ नहीं कह रहे। राम रहीम जो रेप केस में जेल में गया है, हरियाणा में खट्टर गवर्नमेंट है और कट्टर गवर्नमेंट है, कट्टर हिंदू और खट्टर मतलब गोबर। वहां पर इनके 45 मंत्री राम रहीम के माथा टेकते थे, उसी की सपोर्ट से जीते हैं। और साक्षी महाराज जो इनके एमपी हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता के खिलाफ है, और अभी परसों उनका आर्टिकल आया है कि जो भी कपल अगर कहीं हग करते दिखें उनको जेल में डाल दें। और ये वो मंत्री, वो एमपी कह रहा है जो खुद रेप अक्यूज्ड है। साक्षी महाराज पे रेप के केस चल रहे हैं और ये लोगों को कल्चरल बातें बता रहे हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या भारत का कल्चर है लड़कियों का रेप करना? अगर इतने ही कल्चरल हैं आपके कृष्ण जो थे, मैं खैर किसी भगवान को नहीं मानता, कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला मना रहे थे, क्या वो कल्चर नहीं था? और क्या वो कल्चर है वो गोपियों के साथ रासलीला करें और आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं तो आपको ये बजरंग दल और ये वीएचपी के गुंडे आपको पकड़े और मारे? अगर आप हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, इनकी आधी लड़ाइयाँ जो हुई हैं वो औरत के पीछे हुई हैं, और मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ये किसी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। आप राम राज्य और राम की बात करते हैं, बहुत महान होंगे, कोई शक नहीं है, उनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी कहानी का सारांश सुने, रावण एक गलत आदमी था, उसने राम की बीवी सीता को उठाया, किडनैप किया, उसके बदले में युद्ध हुआ। लीला क्या थी क्या नहीं थी, अगर आप बिल्कुल बेसिक कहानी समझें, अगर आप किसी की बीवी को किडनैप कर ले जाएंगे और वो उसके लिए लड़ता है तो इसमें खास क्या है? हर कोई मोदी साहब तो नहीं होता कि अपनी बीवी को छोड़ दे और उसको माने ना, बीवी दर दर की ठोकरें खाए और लोगों को आप परिवार के और कल्चर की बातें सुनाएं, तो ये तो कल्चर नहीं है। और जहाँ तक ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है इनका। राम मंदिर वो इनका एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा है जिस दिन सॉल्व हो गया, चाहे किसी भी पक्ष में हो, एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनकी पॉलिटिक्स के आधे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। अब ये रिसेंटली हुआ क्या, म्यांमार में जो मुसलमान जो हैं रोहिंग्या, उनमें जो भी हो रहा है वो हिंदुस्तान आ रहे हैं और रिफ्यूजी ले रहे हैं। उस पर गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें रिलीजन जो है वो नहीं होना चाहिए।
आप रिफ्यूजी दे रहे हो तो सबको दो, अगर रिफ्यूज नहीं दे रहे हो तो सबको बंद करो, ना उसमें हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। जस्ट कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेट करते हैं, उनका अपोज करना, उनको विरोध करना, ये सही नहीं है। अगर आप एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछें तो इनके जो ट्रॉल्स हैं और सेलिब्रिटी ट्रॉल्स लाइक अनुपम खेर और सुधीर चौधरी, ये लोग कहेंगे आप उस समय कहाँ थे जब कश्मीर से हिंदू विस्थापित किए जा रहे थे? आप उस समय कब थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? अब उस समय कहाँ थे जब बाबर ने अटैक किया था? इनके पास पास्ट की बातें हैं। आज आपकी गवर्नमेंट है, आप पॉलिसी लाइए, आप सीधे कीजिए रिफ्यूजी स्टेटस किसी को नहीं मिलेगा, फॉर दैट मैटर, चाहे वो मैं हूँ एज ए सिख, चाहे वो कोई हिंदू हो जो कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर इंडिया आता है या वहाँ से निकाला जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, कहीं का भी हो, किसी भी दुनिया के कोने का हो, आप मना कीजिए। अगर आपकी गवर्नमेंट, आप बनाइए रूल, लेकिन फॉर दैट मैटर लोगों को समझना पड़ेगा कि यूएन के कुछ रूल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के, इंडिया उसका एक पार्ट है, ह्यूमन राइट्स हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो भी गवर्नमेंट को सुटेबल रूट मिलता है, वी आर गोइंग टू सपोर्ट इट, देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। हम दोबारा नहीं सोचेंगे, लेकिन रूल्स जो हैं वो यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड हों, हिंदू के लिए कुछ, मुसलमान के लिए कुछ। जो पार्टी बीजेपी यूनिवर्सल सिविल कोड की बातें कर रही थी जब तक अपोजिशन में थी, अब 3 साल में इनको किसी ने नहीं मना किया। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उसे इन्फोर्स कीजिए, लेकिन आपको हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव और लड़ाई और ये जो दंगों के राजनीति के अलावा कुछ आता हो, आप तब कीजिए। अभी रिसेंटली राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने एक भाषण दिया। पर्सनली आई एम नॉट ए फैन ऑफ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और फॉर एनी पार्टी, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो स्पीच देखी, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। और स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद उन्हें फेल्ड डायनेस्ट कह रही हैं, और सारा बीजेपी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ कि पप्पू ने ये बोला, हिंदुस्तान की बेइज्जती कर दी, हिंदुस्तान की इज्जत गंवा रहे हैं और ये फेल्ड डायनेस्ट है। तो मैं इन सबसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप तब कब थे, कहाँ थे जब मोदी मेडिसिन स्क्वायर से कहता था मुझे कि हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है? आती थी, और मेरे आने से सब बदल गया। आप भी तो कांग्रेस के राज में पैदा हुए हो। मोदी पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट रहा है अपनी अपोजिशन को लेकर। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया वो मोदी हर भाषण में बोलता है, विदेश में हो, देश में हो। वो विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अपोजिशन लीडर मोदी के खिलाफ कहीं जाकर बोल दे तो वो हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो खराब हो रहा है। ऐसा कैसा कल्चर है जो बहुत जल्दी चोट लग जाती है, बड़ी जल्दी उसे ठेस पहुंच जाती है। मैंने आपको कुछ आपकी जाति के बारे में नहीं बोला, मैंने आपके धर्म के बारे में नहीं बोला। एक लॉजिकल बात है कि भाई इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, जो छोटे पैमाने पे कमाने वाले लोग हैं, और जातिवादी से हम दूर नहीं भाग सकते। वहाँ दलिद्र हैं, दलित हैं, वहाँ पर हर तरीके की ओबीसी है, एसटी एससी है, उन सबको बढ़ाना ही होगा। यस, हमें इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन देनी चाहिए, और रिजर्वेशन से अच्छा है कि उन्हें दूसरे तरीके से स्कॉलरशिप देकर पढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, डेटा तो कुछ और ही कहता है। ये टॉपिक्स बड़े टची हैं और बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च की ज़रूरत है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से। ये जो नेता हैं इन्हें बहुत अंदरूनी बातें पता हैं, इन्हें पता है कि सब बटे हुए हैं और किस तरीके से किसको इस्तेमाल करना है। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, 2014 से पहले मोदी साहब ने लोगों को चांद तक ला कर दिया और लोगों ने वो खरीदा, सपने और सब्ज बाग शेख चिल्ली की तरह दिखाए। लेकिन 3 साल देखिए, इट्स ए प्रॉपर फेलियर, इट्स ए प्योर फेलियर ऑफ मोदी। बिल्कुल फेल, नाकाम और बेशर्म प्रधानमंत्री है मोदी। आप नाम लीजिए कि कोई एक चीज इन्होंने ऐसी की हो जिससे हिंदुस्तान में ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस दिख रहे हो। महंगाई हुई है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार कह रहे महंगाई से मत मारो, मोदी खुद मारेगा आपको।
इनका लीडर बीजेपी का जो बीजेपी अध्यक्ष है तड़ीपार अमित शाह, वो इनके भाषणों को जुमला कहते हैं और वो जानता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, जनता बेवकूफ़ है जो इनके जुमले बार बार सहेगी, हर बार सहेगी, हर बार इन्हें जिताएगी। और जो लोग इनको क्वेश्चन करेंगे उन पे जनता हथियार उठाकर उन पे अत्याचार करेगी, उनकी हत्याएं करेगी, उनको ट्रोल करेगी, उनको माँ बहन की गाली देगी और उनको जलील किया जाएगा। अब देखिए कर क्या रहे हैं ये लोग। अभी बिहार में हार गए, मिजोरम में हार गए, गोवा में हार गए, तो तड़कमों से पैसे के बलबूते पे इन्होंने सरकार बना दी। दोस्तों ये चीज़ें अभी लग रहा है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता या फिर मोदी जैसा लीडर कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको पता लगता जाएगा कि आपको बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, आपके सारे राइट्स खोए जा चुके हैं और ये जो बिजनेसमैन के दलाल हैं ये आपको बेच देंगे बिजनेस को। शुरू में मैं बात कर रहा था क्रूड ऑयल की और मैं एक चीज़ मिस कर गया, एलपीजी गैस की सब्सिडी पे वो माफ़ की, वो लोगों से छुड़वाई और किया क्या, रिलायंस इज़ नाउ ऑथराइज्ड, उनको ऑथराइज कर दिया है रिलायंस कुछ स्टेट्स में कुछ जगहों पे गैस सिलेंडर बेच सकती है। अब हुआ क्या है, जो गवर्नमेंट सिलेंडर थे वो 800 रुपये के पहुंचा दिए, सब्सिडी माफ़ कर रहे हैं अभी तक, लेकिन सब्सिडी ख़त्म के और प्लान है और धीरे धीरे सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। और जिस दिन सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 800 का 1000 रुपये का सिलेंडर ले लूँगा, लेकिन जो लोग गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये इनका प्लान क्या है, सब्सिडी जब बंद हो गई तो रिलायंस ऑलरेडी इस मार्केट में आ चुका है। अब गवर्नमेंट सिलेंडर 800 का है, रिलायंस 800 दे या 750 दे, अब प्राइस बराबर है, लोगों के पास ऑप्शन है और अल्टीमेटली जो मेरा दिल कहता है रिलायंस थोड़ा सस्ता बेचेगा और गवर्नमेंट को चूना लगाएगा, जैसा उन्होंने जियो के साथ किया। जो ये रिलायंस जियो आया है ये बीएसएनएल के नेटवर्क को यूज़ करता है, बीएसएनएल के एंटीनास जो लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट उसे दे रही है और फ्री दे रही है। बीएसएनएल फेल और प्राइवेट कंपनी पास। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं इनके दोगलेपन की और ये जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होगी। जस्ट टू लेट यू नो कि पिछले 3 साल में मोदी साहब ने जितने भी इनॉग्रेशंस किए हैं वो मोस्टली ज़्यादातर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, उनके शासनकाल में वो बनने शुरू हुए थे, वो कंप्लीट अब हुए हैं। आप लखनऊ की मेट्रो वो अखिलेश यादव ने की थी पर नाम राजनाथ सिंह और योगी ले रहे हैं। असम का पुल हो चाहे कश्मीर में ट्रेन हो, सब मनमोहन सिंह ने की थी। तो अब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। बुलेट ट्रेन आ रही है, जापान बनवा रहा है, मोदी साहब की जय जय हो रही है। मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट, कि वो लायक है या नहीं है, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन 2013 में इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में जब मनमोहन सिंह जापान गए थे वहाँ के राजा एब से मिलने या प्रधानमंत्री से मिलने, उस समय जो डिस्कशन हुआ था, उस आर्टिकल इंडिया टुडे का आर्टिकल जो है वो मैं पोस्ट करूँगा, उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वॉच इट और प्लीज़ रीड इट। उसमें उन्होंने अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर पे एक फास्ट ट्रेन की बात की थी और उस पर काम हो रहा था मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो जस्ट टू लेट यू नो, ये मनमोहन सिंह उस समय कर आए थे। मोदी साहब ने इसे बहुत ज़्यादा बुलेट ट्रेन नाम देकर बहुत प्रमोशन किया और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, क्योंकि ये क्रेडिट चोर है। क्रेडिट इन्होंने हर चीज़ पे चुराया ही है। उसके लिए मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। किसान कर्जा माफ़ी लास्ट चीज़ है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़। किसान कर्जा माफ़ी पे हम आपको ये कहना चाहेंगे सिंपली कि अब देखिए 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ का वादा किया योगी सरकार ने। मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ हो नहीं हुआ हो मुझे उसका डेटा नहीं है,
आई डोंट नो द डेटा, तो उस पर भी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जो आज की डेट में है, इन्होंने कई स्टेट, मध्य प्रदेश में किसानों पे अटैक करा रहे हैं, और यूपी में 1 पैसा 10 पैसा 17 रुपये 18 रुपये का ये माफ़ कर रहे हैं 1 लाख का वादा करके। जनता बहुत बेवकूफ़ बन रही है, शायद वो है ही बेवकूफ़, क्योंकि हम लोगों में भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। मैं हिंदू, मैं प्राउड हिंदू, मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिमकना, मैं खालिस्तानी, मैं मुसलमान। सो जनता तो बेवकूफ़ है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, याद रखिए आपकी आने वाली जनरेशन्स जो हैं, आपकी औलादें आपको ही कोसेंगी। अपना दिमाग लगाएं, क्वेश्चन कीजिए, और व्हाट्सएप और फेसबुक, इन दोनों पे जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है उससे बचने की कोशिश करें। सब्सक्राइब माय चैनल, आई पोस्ट सम वीडियोस, मैं वीडियोस ज़रूर पोस्ट करता हूँ बीच बीच में। मेरे 2 चैनल्स हैं और लिंक जो है मैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और शेयर योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स दीजिए, चाहे मुझे गालियाँ दीजिए, ट्रोल कीजिए, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ दैट। थैंक यू।